students. So in previous lecture we studied about this charge tube experiment, like प्रोटॉन किसने डिस्कवर करा, इलेक्ट्रॉन किसने डिस्कवर करा, उस चीज के बारे में हमने देखा कि एक्चुअली एटम का जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर क्या कुछ प्रेजेंट है, राइट। तो उसके बाद हमने देखना है कि कौन कौन से अटोमिक मॉडल्स आए, कौन कौन से साइंटिस्ट ने हमें अटोमिक मॉडल्स दिए जिससे हमें एग्जैक्टली और पता चला कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्या है, राइट। तो वी आर हैविंग 3 मॉडल्स, वन इज थॉमसन, Rutherford and Neil Bohr. The first one which we are gonna study about that is Thomson model. तुमने पहले भी सुना होगा आई गेस इन प्रीवियस क्लासेस कि थॉमसन ने क्या बताया। थॉमसन जस्ट टोल्ड कि जो एटम है ना वो एक स्फेरिकल शेप का है और जिसका रेडियस इट इज अराउंड 10⁻⁻10 मीटर, राइट। एंड देन इट सेड कि इसके अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है ना वो ऐसे यूनिफॉर्मली हमने डिस्ट्रीब्यूट करा है और इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर ऐसे अलग अलग जगह पे इम्बेडेड है। तो इसने न्यूट्रलिटी तो एक्सप्लेन करी कि हाँ पॉजिटिव्स हैं और उसके कॉरस्पॉन्डिंगली नेगेटिव्स एंड ओवरऑल जो आपका है एटम जो है वो न्यूट्रल है, ये चीज उसने सही एक्सप्लेन करी एंड दैट वाज ओके। बट ये नहीं बता पाया कि एक्चुअली जो इलेक्ट्रॉन्स और आपके जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ही कुडंट एक्सप्लेन करेक्टली अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिव चार्जेस। तो इसका लिमिटेशन ये रहा कि हमें उसका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बता पाया। और दूसरी चीज जो आपकी इसकी पॉजिटिव चीज थी, एडवांटेज थी, तो इसने हमें न्यूट्रलिटी के बारे में बताया। फिर इसने अपने मॉडल के कोई और भी नाम दिए हैं, जैसे रेजिन पडिंग है, प्लम पडिंग है, वाटरमेलन। जैसे आप देख सकते हो वाटरमेलन एक सरफेस है, राइट, उसके अंदर जो सीड्स हैं दीज आर जस्ट लाइक उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स इम्बेडेड है, तो सीड्स आर कॉरस्पॉन्डिंग टू द इलेक्ट्रॉन्स। तो आप उसको उस तरीके से भी सोच सकते हो। तो दिस वाज द इजीएस्ट मॉडल, ज्यादा कोई ऑब्जर्वेशंस नहीं थी इसमें, सिर्फ जो हमने इसमें ऑब्जर्व करा दैट वाज अबाउट न्यूट्रलिटी। नाउ नेक्स्ट वी आर गोना स्टडी अबाउट रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। So now next after the Thomson model we have the Rutherford model of atom. अब Rutherford ने क्या बोला, it said that कि अगर हम कोई ऐसा लेड ब्लॉक ले लें, मतलब लेड यू नो इट्स अ रेडियोएक्टिव एलिमेंट, तो वो क्या एमिट करेगा, अल्फा पार्टिकल एमिट करेगा, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स एमिट करेगा। तो वो इस गोल्ड फॉइल में से स्ट्राइक होंगी, गोल्ड फॉइल के पार्टिकल्स के साथ कोलाइड होंगे और दे विल एमिट सम रेडिएशंस, ठीक है जी। अब जो वो पार्टिकल्स जो हैं आपके, कुछ ऑब्जर्वेशंस निकाल लीजिए कि वो कैसे मूव ऑन कर रहे हैं। तो व्हाट वी गॉट टू नो इज कि मोस्ट ऑफ द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स स्ट्रेट पास करके, जो अल्फा पार्टिकल्स यहाँ से निकल के आ रहे थे ना, वो कुछ पार्टिकल्स सीधा स्ट्रेट पास ऑन कर गए बिना किसी डिफ्लेक्शन शो करे, राइट। तो कुछ ऐसे पार्टिकल्स थे जिन्होंने अपना पाथ डेविएट कर लिया, जैसे जाना सीधे था लेकिन पाथ इधर उनका लेफ्ट साइड हो गया या फिर उनका राइट साइड हो गया, ठीक है। तो या तो उन्होंने इधर चले गए या फिर इधर चले गए, तो मतलब उन्होंने अपने पाथ, ओरिजिनल पाथ से अपने आप को डेविएट कर लिया। तीसरा ऑब्जर्वेशन क्या था कि जितने भी पार्टिकल्स आ रहे थे ना, ऑलमोस्ट उनमें से कोई एक या एक दो पार्टिकल्स ऐसे थे जो रीबाउंड करके, मतलब कि वापस डायरेक्शन में चले गए, वो पास ही नहीं कर पाए, ना वो डिफ्लेक्ट हो पाए ना वो पास हो पाए। तो ये ऑब्जर्वेशन से हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि व्हाई इज दिस सो हैपनिंग, ठीक है, ये चीजें क्यों हो रही हैं। तो उससे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो पॉजिटिव चार्ज है और जो ज्यादातर मास है ना एटम का, वो किसके अंदर कंसंट्रेटेड है, इन अ स्मॉल रीजन विच इज कॉल्ड न्यूक्लियस, राइट। न्यूक्लियस जो है वो इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा सराउंडेड है, जो क्या कर रहे हैं, न्यूक्लियस के अराउंड मूव कर रहे हैं बहुत ज्यादा हाई स्पीड पे, और उन सर्कुलर पाथ्स को क्या नाम दिया रदरफोर्ड ने, ऑर्बिट्स का, राइट। फिर जो आपके इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस है उनके अंदर एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो उनको बाइंड करके रख रही है, ठीक है जी। ये चीजें कुछ हमने ऑब्जर्व करी वहां से। तो अगर आपके पार्टिकल्स जो हैं वो स्ट्रेटली पास कर रहे हैं, ठीक है, तो मतलब काफी स्पेस एम्प्टी पड़ी है कि वो स्ट्रेटली पास कर ही जा रहे हैं। अगर वो डेविएट हो रहे हैं तो मतलब उनको अपने जैसा कोई एक पार्टिकल मिल रहा है, अल्फा खुद पॉजिटिव है, तो उनको मे बी कुछ पॉजिटिव स्ट्राइक करा कि वो अपने पाथ से डेविएट हो गया, रिपेल हो गया। और अगर कोई रीबाउंड कर गया तो मे बी उसके लिए उस न्यूक्लियस, हार्ड रजेंट न्यूक्लियस डेंस में से पास करना डिफिकल्ट था। तो इन चीजों से हमें ये ऑब्जर्वेशन मिली कि काफी स्पेस एम्प्टी है, न्यूक्लियस जो है वो आपका डेंस न्यूक्लियस है, और मोर ओवर कुछ न्यूक्लियस जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है, तो ही तो कुछ पार्टिकल्स डेविएट हो गए, और एम्प्टी स्पेस है तो ही कुछ पार्टिकल्स जो है उसमें से निकल सके। और जो रीबाउंड हुए तो दैट मीन्स दैट क्लियरली स्टेट्स कि न्यूक्लियस इज अ डेंस
सेंट्रल जो कोर है उसका वो क्या है, एक डेंस न्यूक्लियस है, राइट। तो ये कुछ ऑब्जर्वेशन है जो हमने रदरफोर्ड मॉडल से देखी। अब इसके लिमिटेशंस क्या है, विल स्टडी दैट टू। तो हैव अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एंड देन विल स्टडी अबाउट द लिमिटेशंस। So now there is next limitations of Rutherford model of atom. Observations हमने देख ली कि उसने क्या क्या ऑब्जर्व करा कि कुछ प्रॉपर पास कर जाते हैं, कुछ डेविएट हो जाते हैं और कुछ रिबाउंड कर जाते हैं। अब लिमिटेशंस क्या थी कि हमें स्टेबिलिटी के बारे में एक्सप्लेन नहीं कर पाया, क्योंकि एक अगर हम फिजिक्स के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के अकॉर्डिंग बात करें तो उस अकॉर्डिंगली तो जैसे जैसे वो स्पीड उसकी बढ़ती जाएगी, वो एक्सेलरेट करता जाएगा, तो एक मोमेंट पे क्या होगा कि अगर वो पार्टिकल अगर जो मूव कर रहा है, लेट्स से कि हियर इट्स अ न्यूक्लियस, ठीक है जी, अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करी जा रहा है, उसकी एनर्जी बढ़ी जा रही है, तो देयर विल बी वन मूवमेंट, जैसे करता करता वो इसके अंदर भी आ सकता है। तो फिर तो स्टेबिलिटी रही ही नहीं। हमारे अकॉर्डिंग जो हमने पढ़ा है, जो हमें पता है कि एक एटम इन टर्न्स वो स्टेबल होता है, तो अगर हम फिजिक्स को उसके अंदर अप्लाई करें जो इसने रदरफोर्ड ने बोला, तो उस अकॉर्डिंगली तो वो मूव करते करते एक स्पाइरल पाथ फॉलो करते करते वो तो न्यूक्लियस में आ गिरेगा। तो दैट डजंट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, वो तो उसको वायलेट कर रहे हैं। तो बेसिकली फिर यहाँ पे उसकी ये लिमिटेशन थी कि वो एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ना ही उसने हमें इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर के बारे में बताया कि बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स कैसे उसके अंदर अरेंज्ड है, व्हाट इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। फिर उसने हमारे को ये नहीं बताया कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उनका डुअल कैरेक्टर होता है। इसके बारे में अभी नेक्स्ट पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि डुअल नेचर मीन्स उसका एक पार्टिकल नेचर होता है, एक वेव नेचर होता है। कुछ ऐसी हमारी टॉपिक्स हैं जो पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन हो सकते हैं, कुछ वेव नेचर से हो सकते हैं, वो हम आने वाले अभी नेक्स्ट टॉपिक्स में देखेंगे। फिर इसने हमें ये नहीं बताया कि जो एटॉमिक स्पेक्ट्रल लाइंस होती हैं, जो प्रॉपर एक स्पेक्ट्रा बनता है, उसके बारे में इसने हमें नहीं बताया। तो ये कुछ इसकी लिमिटेशंस थी। फिर उसके बाद नेक्स्ट आपने देखा होगा कि थर्ड मॉडल है बोहर मॉडल। वो पढ़ने से पहले हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को देखेंगे और कुछ और टॉपिक्स जो उसके अंदर है वो पढ़ेंगे, देन विल मूव ऑन टू द थर्ड मॉडल ऑफ एन एटम। देन उससे पहले आपके पास एक छोटे सा टॉपिक है एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। तो ये हमने पहले भी डिस्कस करा है। एटॉमिक नंबर है उसके अंदर कितने प्रोटॉन्स हैं, और मास नंबर के उसके अंदर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स कितने हैं। ठीक है जी, इतनी बात से सहमत हो। फिर उसके बाद आपके पास नेक्स्ट आता है आइसोटॉप्स और आइसोबार्स। आइसो का मतलब होता है सेम। अब इसमें सेम क्या है, आइसोटॉप्स दीज आर द एटम ऑफ एलिमेंट विद सेम एटॉमिक नंबर। तो क्या सेम है, एटॉमिक नंबर, लेकिन डिफरेंट क्या होगा, मास नंबर। तो तुम्हें पता है कि यहाँ पे ये जो 1 2 3, ठीक है, यहाँ पे आपके पास ये चीजें एटॉमिक नंबर और मास नंबर डिफरेंट है। आर यू ऑब्जर्विंग कि गलत लिखा हुआ है। बेसिकली आप एटॉमिक नंबर नीचे लिखते हो, मास नंबर ऊपर लिखते हो। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था, 1 1, ये 2, ये 3, ठीक है जी। तो ये गलती से लिखा गया। बेसिकली आपका नीचे क्या आएगा, एटॉमिक नंबर, और ऊपर क्या आता है, मास नंबर। ये आपके पास इसको बोलते हैं प्रोटियम, ये ड्यूटेरियम और ये ट्रिटियम। तो ये हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स हैं, वन हैविंग द मास नंबर 1, अनदर विद 2 एंड थर्ड वन इज 3। तो इसको आप सिंपल हाइड्रोजन भी बोल देते हो, प्रोटियम भी बोल देते हो। इसको आप ड्यूटेरियम बोलोगे और थर्ड वन इज योर ट्रिटियम, ठीक है। अब क्या होता है, जो आइसोटॉप्स है ना, उसके अंदर जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो सिमिलर होती है, लेकिन जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो डिफर करेंगी। कि आपको पता है कि सेम एलिमेंट्स जो हैं उनके एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर डिफरेंट है। तो मास नंबर डिफर होने की वजह से जो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में फर्क आएगा, लेकिन जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो सिमिलर ही रहेंगी। है तो वो हाइड्रोजन ही, तो केमिकल प्रॉपर्टीज विल बी सिमिलर। अगर मैं एप्लीकेशन की बात करूं तो कुछ ऐसे आइसोटॉप्स हैं जिनको हम यूज करते हैं जेन्युइनली, और ज्यादातर ये मेडिकल फील्ड्स में भी यूज होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं यूरेनियम की, अगर आप यूरेनियम का आइसोटोप लो, उसको एज अ हम यूज करते हैं फ्यूल इन द न्यूक्लियर रिएक्टर्स। तो यूरेनियम इज अ वेरी मच रेडियो एक्टिव भी है, और एज अ आइसोटोप जो इसकी हम एज अ फ्यूल यूज कर रहे हैं उसको। फिर अगर मेडिकल फील्ड्स में देखें तो जो कोबाल्ट है उसकी आइसोटोप को हम यूज करते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, ठीक है। तो याद रख सकते हो, C फॉर कैंसर, C फॉर कोबाल्ट। कोबाल्ट ही हो, C से कोई और एलिमेंट नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रहे। C से कैंसर, C से कोबाल्ट।
तीसरा जो आइसोटॉप है वो है आपके पास एप्लीकेशन में आयोडीन, जो यूज होता है ग्वाइटर की ट्रीटमेंट में। जब आप जो नेक होती है वो बड़े ज्यादा स्वेल हो जाती है, तो बेसिकली दैट इज अ ग्वाइटर। तो उसके अंदर, उसके ट्रीटमेंट के अंदर हम कौन सा आइसोटॉप यूज कर रहे हैं? आयोडीन का आइसोटॉप यूज कर रहे हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट वी हैव इज द आइसोबार्स। अगर हम सेम एलिमेंट लें, उन एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट का मास सेम हो। अब यहाँ पे सेम क्या चीज है? आइसोबार्स में मास नंबर सेम होगा लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा। जैसे कि मैं एग्जांपल लूं कैल्शियम और आर्गन की, तो कैल्शियम एटॉमिक नंबर इज 20, आर्गन एटॉमिक नंबर इज 19, लेकिन दोनों का मास नंबर क्या है? 40 एंड 40। तो ये जो पेयर है ये किसकी कैटेगरी में आ रहा है? आइसोबार्स की कैटेगरी में आ रहा है। ठीक है। तो अब हमने क्या चीज डिस्कस कर ली? एक तो हमने रदरफोर्ड को लिमिटेशंस उसकी कंप्लीट करी। हियर द रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम इज कंप्लीटेड। ठीक है जी। बेसिकली आप रदरफोर्ड मॉडल को अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी बोलते हो, क्योंकि उसके अंदर उसने अल्फा पार्टिकल्स की ऑब्जर्वेशंस देखी है, कि उसने अल्फा पार्टिकल्स को स्ट्राइक करवाया था गोल्ड फॉइल पे, तो वो ऑब्जर्वेशंस उसने देखी थी। तो हम उसको अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी बोल देते हैं। फिर उसके बाद हमने इसमें एटॉमिक नंबर, मास नंबर की बात करी। यू वेरी वेल नो कि अगर आपके पास कोई ये एलिमेंट है तो उसका जो एटॉमिक नंबर है वो यहाँ लिखा जाता है और मास नंबर यहाँ लिखा जाता है। ठीक है जी। देन उसके बाद आपके पास था आइसोटॉप्स और आइसोबार्स। आइसो का मतलब होता है सेम। अगर आप आइसोटॉप्स की बात कर रहे हो तो मतलब आप एटॉमिक नंबर सेम ले रहे हो और मास नंबर डिफरेंट ले रहे हो। वेयरएज अगर आप आइसोबार्स की बात कर रहे हो तो आप उसके अंदर एटॉमिक नंबर डिफरेंट है लेकिन आपका जो मास नंबर है वो क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो दिस वाज ऑल अबाउट आइसोटॉप्स एंड आइसोबार्स। अब नेक्स्ट जो हम स्टडी करेंगे दैट विल बी योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन।